नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीचर एजुकेशन में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास, जो कि तीसरी क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इतिहास जानने के स्रोत। इसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इतिहास जानने के स्रोत, जैसा कि आप लोग एक बार दिखा देते हैं क्या क्या स्रोत है, जिनमें हमने पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत में अनैतिहासिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विदेशी विवरण से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। जो लोग भी पिछली क्लास नहीं किए हों वो एक बार ज़रूर जाकर कर ले, तभी आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रशिक्षु को यह जानना आवश्यक है कि अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों के साथ अत्यंत घनिष्ठ व्यापारिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहा है। विदेशी लेखकों और यात्रियों ने भी भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा है। इन विदेशी लेखकों में यूनानी, रोम, चीन, तिब्बत तथा फारस देश के निवासी थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। विदेशी विवरण में हम पढ़ेंगे। अभी हम साहित्यिक स्रोत से पढ़ रहे हैं, कैसे इतिहास, जो प्राचीन इतिहास है उसे समझ सकते हैं, उसका अध्ययन करके बच्चों को समझा सकते हैं। कैसे? जैसे कि विदेशी विवरण में, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, विदेशों के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध रहा है, व्यापारिक संबंध रहा है, राजनीतिक सांस्कृतिक संबंध रहा है, हमारे यहाँ के यात्रियों लेखकों का उनसे संबंध रहा है। ठीक है। अब हम यूनानी लेखक के बारे में पढ़ेंगे। यूनानी लेखक कि कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से प्राचीन इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। यूनानी लेखकों में सर्वप्रथम हेरोडोटस तथा टेरियस हैं। हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत तथा भारत के राज्यों के संबंध में लिखा था। क्या लिखा था? टेसियस एक डॉक्टर था तथा उसे यात्रियों द्वारा प्राप्त आश्चर्यजनक कहानियों के संग्रह करने का बड़ा चाव था। इसी क्रम में यूनानी लेखक मेगास्थनीज सिल्यूकस, जो मेगास्थनीज है, इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लेंगे, याद भी रखेंगे। मेगास्थनीज सिल्यूकस ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। इन्होंने इंडिका में भारतीय संस्थाओं, भूगोल तथा उत्पत्ति के संबंध में लिखा था। जब हम विदेशी विवरण को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, जिनमें यूनानी लेखक में मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें ज्ञात होता है कि भारत की संस्थाओं के बारे में, भारत का भूगोल कैसा था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उन सभी के बारे में विवरण मेगास्थनीज के इंडिका में हमें प्राप्त होती है। अब हम आगे चीनी लेखक को पढ़ते हैं कि इनके किस साहित्यिक स्रोत से हमें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पता चला। चीन का भारत से के साथ प्राचीन काल से व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध रहा है। आप लोग जानते भी हैं, परिचित भी हैं। आप लोग बच्चों को कक्षा में प्रशिक्षु के तौर में बहुत सरल और सहज ढंग से बताएंगे कि चीन देश से हमारा व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध रहा है, जिससे चीनी यात्री फाइयान जो आया था वह 399 यानी चौथी शताब्दी में भारत आया। उसने लगभग 15 वर्षों तक भ्रमण करने के पश्चात अपने देश लौटकर अपनी यात्रा का वर्णन किया। आप लोग ध्यान देंगे कि जो चीनी लेखक फाइयान है, उसने भारत में चौथी शताब्दी में आया, लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा, पूरे देश में भ्रमण किया। उसके बाद जब वह अपने देश यानी अपने वह देश लौटा, तो वहाँ फाइयान ने वह भारत के इतिहास का वर्णन करता है कि यात्रा कैसे। इस प्रकार चीनी यात्री वेन सांग का बहुत ऊंचा स्थान रहा। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आप लोग ध्यान देंगे कि चीनी यात्री के बारे में पूछा जाता है कि सबसे पहला चीनी यात्री भारत में कौन आया था, तो फायान आया था। दूसरा जो चीनी यात्री था वे वेन सांग है, भारत में आया था।
किसके शासनकाल में आया था, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, नोट भी कर लेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग आया था। उसने अपनी यात्राओं का वर्णन पाश्चात्य संचार लेख में किया। आप लोग ध्यान देंगे, वेनसांग ने जो भारत में भ्रमण किया, उस समय भारत का तत्कालिक शासक हर्षवर्धन था। उस समय जब उन्होंने वेनसांग जो है कि भारत में भ्रमण कर अपनी यात्रा का वर्णन पाश्चात्य संचार लेख में किया था, यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है चीनी लेखक में। इसमें न केवल तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक दशा का वर्णन है, वरन या अपितु प्राचीन कथाओं का भी वर्णन मिलता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, पिछली क्लास में हमने जो भारत के प्राचीन अनैतिहासिक या धार्मिक ग्रंथ थे उनको पढ़ा था। उससे पता चलता है कि प्राचीन इतिहास कैसी थी, क्या वर्णन मिलता है। तो वह जब लिखा गया था, तो उस समय जब वेनसांग भारत आता है, तो उसे कथाओं के बारे में भी पता चलता है। उसका अध्ययन करके, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करके वह पाश्चात्य संचार लेख में वर्णन करता है। इसी प्रकार चीनी यात्री इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। तीसरा जो चीनी यात्री भारत में आया था वह इत्सिंग था। उसने नालंदा तथा विक्रमशिला में निवास कर वहाँ के बारे में लिखा था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान देंगे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इत्सिंग जो चीनी यात्री था या चीनी लेखक था, भारत आया था तो सर्वप्रथम उसने कहाँ पर निवास किया था, तो नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे हम चलते हैं, अगला देख लेते हैं। तिब्बत के लेखक, तिब्बत के लामा तारानाथ के ग्रंथ मौर्य काल के उपरांत इतिहास को जानने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं, जिनमें शक, पारसियन, कुषाण लोगों के भ्रमण का पता चलता है। बौद्ध धर्म का इतिहास की पूर्ति इसके बिना नहीं की जा सकती है। जैसा कि हम जब बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में हमें अध्ययन करना होगा, तो तिब्बत लेखक लामा तारानाथ के ग्रंथ को हम पढ़ेंगे, जिसमें शक, पारसियन, कुषाण और बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में हमें पेड़ जो मिलता है वह तिब्बत लेखक से मिलता है। आगे हम चलते हैं, मुसलमान लेखक के बारे में देखते हैं। मुसलमान लेखक जो अल-बरूनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान देंगे। अल-बरूनी का महत्वपूर्ण स्थान आता है किसमें, मुसलमान लेखक में। यह महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। कौन, अल-बरूनी ने। उसने तहकीकाते, आप लोग ध्यान देंगे, तहकीकाते हिंद नामक पुस्तक या हिंद नामक ग्रंथ की रचना की थी। भारतवर्ष और यहाँ के लोगों की स्थिति का वर्णन उन्होंने तहकीकात में किया था। ठीक है, यह पुस्तक 1033 ईस्वी में लिखी गई। कैसे, हिंदू रीति रिवाज, विवाह तथा साहित्य का अच्छा वर्णन मिलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इस तरीके से ध्यान रखेंगे। जो मुसलमान लेखक हैं वह उसमें प्रमुख आते हैं अल-बरूनी, जिन्होंने तहकीकाते हिंद नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें 19 आप लोग ध्यान देंगे 1033 ईस्वी में करते हैं, जिसमें हिंदू रीति रिवाज, विवाह, साहित्यिक वर्णन मिलता है। इसके अलावा और भी मुसलमान लेखक हैं, जैसे सुलेमान, अलमसुदी, हसन, निजाम, फरिश्ता, निजामुद्दीन आदि। इनकी भी रचनाएं भारतीय समाज पर प्रकाश डालती है। लेकिन इन सभी मुसलमान लेखकों में जो प्रमुख माना जाता है, जिनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, वह अल-बरूनी का तहकीकाते हिंद है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम चलते हैं, मार्को पोलो। मार्को पोलो वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो है, जिन्होंने 1294 से 1295 ईस्वी के लगभग दक्षिण भारत आया था। इनके विवरण भारत की न केवल राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक दशा पर प्रकाश डालती है, वरन तिथियों का क्रमबद्ध में भी सहायक पहुंचाती है। किसका, मार्को पोलो, जो कि वेनिस का जो है प्रसिद्ध यात्री था। आगे हम चलते हैं, आगे की कड़ी में देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राचीन इतिहास या इतिहास जानने के स्रोत में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पुरातात्विक। आप लोग ध्यान देंगे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पुरातात्विक
जो पुरातात्विक के अंतर्गत आते हैं। अभिलेख, सिक्के, स्मारक और चित्रकला को पढ़ेंगे। अभिलेख में है कि प्राचीन भारत के इतिहास जानने के लिए अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय साधन है। अभिलेख को हम दो भागों में विभक्त करते हैं, देशी एवं विदेशी अभिलेख। देशी अभिलेख को हम पुनः दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे अशोक के अभिलेख एवं अशोक के बाद के अभिलेख। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, पेन कापी लेकर बैठिए, जहां न समझ में आए उसे नोट भी कर लीजिए अपने भाषा में, ताकि आप समझ सकें और बच्चों को भी समझा सकें। ठीक है, जब आप सहज ढंग से चीज़ों को समझ जाएंगे, चिंतन करेंगे, चीज़ों का गहन अध्ययन करेंगे, तभी आप किसी बच्चे को या दूसरे को अच्छे से सहज ढंग से समझा पाएंगे। इसे आप ध्यान रखेंगे। अभिलेख को जानने के लिए दो भागों में विभक्त है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देशी और विदेशी अभिलेख। देशी अभिलेख को भी अशोक के और अशोक के बाद के अभिलेख में जो है विभाजित किया गया। आगे हम चलते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख से हमें कैसे पता चलता है इतिहास के बारे में? अशोक ने संपूर्ण राज्य में शिलाओं तथा स्तंभों का लेख लिखवाए थे। ये लेख राजाज्ञाओं तथा घोषणाओं के रूप में पाए जाते हैं। यह लेख अशोक के जीवन की व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं तथा तत्कालीन इतिहास जानने में सहायक होती हैं। यह खरोष्टी तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान देंगे। अभिलेख जो है, अभिलेख यानी किसी भी राजा के जो अभिलेख पाए गए थे, उन अभिलेखों से हमें प्राप्त होता है कि हमारा इतिहास या प्राचीन इतिहास किस प्रकार थे, किस लिपि में लिखी गई थी। उन अभिलेखों के माध्यम से उस समय के तत्कालीन इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि के बारे में हम देख लेते हैं। जो खरोष्टी लिपि है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह दाएं से बाएं लिखा जाता है। ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। यह आप जानकारी के लिए ध्यान रखेंगे, याद भी रखेंगे। अशोक के बाद का जो अभिलेख है उसे देख लेते हैं, जिसमें दिया है कि अशोक के बाद के अभिलेख को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिनमें सरकारी तथा गैर सरकारी है। सरकारी लेख प्रधानतः प्रशस्तियों, भूमिदानों के रूप में पाए जाते हैं। प्रशस्तियां जो है राज कवियों द्वारा सम्राटों की प्रशंसा की गई है, और गैर सरकारी लेखों में जो है उसमें संख्या सरकारी लेखों से कहीं अधिक है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, विदेशी लेख के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें दिया है कि विदेशी लेख एशिया माइनर में बोगज कोई के लेखों में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग इसे देख सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं। अभिलेख के बाद हम मुद्रा पे बात करेंगे कि मुद्रा के माध्यम से हम प्राचीन इतिहास को कैसे जान सकते हैं, इन स्रोत के बारे में उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जैसे कि मुद्रा दिया है कि प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में मुद्राओं से बड़ी सहायता मिलती है। इन मुद्राओं का वर्गीकरण हम निम्नलिखित रीति से कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि प्राचीन इतिहास को समझने के लिए तत्कालीन जो शासक थे, उनकी मुद्राओं से हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। प्राचीन मुद्राएं, जैसा कि दिया हुआ है, प्राचीन काल की मुद्राओं में प्रायः चित्र तथा चिन्ह होते हैं। इन मुद्राओं का केवल धार्मिक एवं कलात्मक महत्व हो सकता है, इससे राजनैतिक तथ्यों का बोध नहीं हो सकता है। आप लोग ध्यान देंगे कि जो प्राचीन मुद्रा है, उन मुद्राओं में जो चित्र है, जो चिन्ह बना हुआ है, जैसा कि आप लोग मुद्राओं को देखते हैं, यह मुद्रा इस प्रकार का था, उस मुद्राओं में कुछ चिन्ह बना होता है, कुछ चित्र इस प्रकार से बना होता है किसी भी चीज़ का, तो उनसे हमें केवल धार्मिक और कलात्मक, उस समय के धार्मिक दशाओं का और कलात्मक महत्व जो दिया गया उस समय के तत्कालीन शासक ने किस कलात्मक को महत्व दिया है, कला को महत्व दिया है, उस मुद्राओं से पता चलता है। उससे उस समय के शासक की प्राचीन इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। यूनानियों की मुद्राओं से हमें यूनानियों के आक्रमण के बाद जो मुद्राएं निकली, उनसे सम्राटों के नाम ज्ञात होते हैं। कला की दृष्टि से इन मुद्राओं का बहुत महत्व है। लगभग 30 यूनानी सम्राटों, सामग्रियों
का परिचय इन मुद्राओं पर लिखा है, जो लगभग 200 वर्ष तक शासन किया। इसका ज्ञान भी मुद्रा देती है। आप लोग ध्यान देंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूनानी जो मुद्राएं हमें मिलती हैं, हमें साक्ष्य के रूप में ज्ञात होती हैं, कहीं भी देखने को म्यूजियम में मिलते हैं, तो उनसे हमें उस समय के तत्कालीन जो सम्राट हैं उनके नाम का पता चलता है कि वो किस सम्राट के समय में वह मुद्रा चलाई गई थी, वो उस नाम का पता चलता है। कला की दृष्टि का पता चलता है कि कला को उन्होंने महत्व दिया था, कितने वर्षों तक शासन किया था, उसके बारे में मुद्रा के से हमें पता चलता है। आगे हम सिथियन तथा पार्थियन मुद्रा को पता करते हैं कि कैसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। यूनानियों की मुद्राओं का अनुकरण सिथियन और पार्थियन आक्रमणकारियों ने भी किया था। कलात्मक दृष्टि से यह उतनी अच्छी नहीं है, परंतु ऐतिहासिक महत्व कम नहीं है। मौर्य साम्राज्य के बाद जो यूनानी शक पार्थियन भारत आए, उनके इतिहास का ज्ञान हमें केवल मुद्राओं से मिलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान देंगे कि जो सिथियन और पार्थियन मुद्राओं से हमें इतिहास का पता चलता है, उनसे यूनानी शक पार्थियन जो भारत आए थे, उनके ज्ञान हमें केवल मुद्राओं से प्राप्त होता है। यानी उस समय उनकी कलात्मक दृष्टि अच्छी नहीं थी। उन्होंने जो ऐतिहासिक महत्व या ऐतिहासिक लड़ाइयाँ या संघर्ष किया था, उनके बारे में हमें इन मुद्राओं से प्राप्त होता है। भारतीय राजाओं की मुद्राओं के बारे में हम देख लेते हैं। भारतीय राजाओं में मुद्राएं चलाई गई थी जो कि नृपतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक दोनों ही प्रकार के राज्यों के इतिहास जानने में सहायक सिद्ध होती। आप लोग ध्यान देंगे कि भारतीय मुद्राएं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नृपतंत्रात्मक यानी राजा जो उस समय का तत्कालीन शासक था, उसके बारे में, उसका इतिहास, संघर्ष उन्होंने जो किया था, उस मुद्रा से प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक यानी जो उस समय की जनता थी, उनके इतिहास का भी पता भारतीय राजाओं के मुद्राओं से पता चलता है। नृप यानी राजा के तंत्र और लोक यानी जनता की शासन या जनता के तंत्र का इतिहास का पता भारतीय मुद्राओं से चलता है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे, यह बहुत सहायक होता है जानने के लिए। मलय पंचाल के मित्र राजाओं के इतिहास में प्रधान साधन मुद्राएं ही हैं। दक्षिण के सातवाहन राजाओं इतिहास के संशोधन तथा परिवर्तन में मुद्राओं का बड़ी ही सहायता मिलती है, जिससे कि हम लोग देखें भारतीय राजाओं की मुद्राओं से हमें दक्षिण के सातवाहन और पांचाल, मालय आदि राज्यों के जो राजाओं का इतिहास है, उन्हीं भारतीय मुद्राओं से हमें पता चलता है और इतिहास जानने में सहायक सिद्ध होता है। आगे हम चलते हैं, स्मारक यानी चिन्ह के माध्यम से प्राचीन इतिहास को कैसे समझेंगे। स्मारक चिन्ह को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, देसी एवं विदेशी। आप लोग ध्यान देंगे, देसी विदेशी। देसी यानी भारतीय जो स्मारक है, उसके माध्यम से हम इतिहास, प्राचीन इतिहास को कैसे समझ सकते हैं, उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं, और विदेशी जो स्मारक है उसके माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले हम पहला देख लेते हैं देसी स्मारक। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, तक्षशिला जो खुदाई हुई, उसमें कुषाण काल के कालक्रम के संदेह का अधिकांशतः दूर कर दिया गया है। देसी स्मारक में सबसे पहला तक्षशिला स्मारक आता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि कम से कम 5 सहस्र वर्ष और सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी। किससे? हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के स्मारक से पता चलता है जब खुदाई। सारनाथ का स्तंभ भारतवर्ष की सर्वोच्च नक्काशी है। जैसा कि आप लोग ध्यान देंगे, तो सारनाथ का स्तंभ है स्मारक, यह भारत का सर्वोच्च नक्काशी माना जाता है। इसी प्रकार झांसी जिले के देवगढ़ के में पत्थर के मंदिर, कानपुर जिले के भीतरगांव में ईंटों के मंदिर, अजंता की गुफाओं, चित्रकारी, नालंदा में बुद्धजीवी की तांबे की मूर्ति से पता चलता है, इससे हिंदू कला और सभ्यता उच्च कोटि थी। आप लोग ध्यान देंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ लाइन है, इसे नोट भी कर लेंगे, याद रखेंगे। देसी स्मारक
यानी चिन्हों के माध्यम से, जो कि आप लोग ध्यान देंगे बुद्ध की जो मूर्ति है या तांबे की जो मूर्ति है, नालंदा की जो चित्रकारी है, देवगढ़ में पत्थर की जो मूर्ति है, या मोहनजोदड़ो की खुदाई, तक्षशिला की खुदाई, इन सभी से भारतीय प्राचीन इतिहास, हिंदू कला और उनकी सभ्यता संस्कृति से हमें पता चलता है कि प्राचीन इतिहास में रहने वाले लोगों की सभ्यता कैसी थी, वेशभूषा कैसी थी। आप लोग ध्यान देंगे वेशभूषा, उनके रहने का तौर तरीके कैसे थे, तौर तरीके कैसे थे, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनके पहनावे क्या थे, क्या खाते थे, इनके बारे में हमें स्मारक चिन्हों से पता चलता है। आगे हम देख लेते हैं विदेशी स्मारक चिन्ह। जावा और कंबोज में जो स्मारक चिन्ह उपलब्ध है, उनसे भारत की कला का ही नहीं वरन प्राचीन भारत की उपनिवेश स्थापना की अभिरुचि का भी ज्ञान प्राप्त होता है। आप लोग ध्यान देंगे कि विदेशी चिन्हों से भारत की कला, संस्कृति, सभ्यता के साथ साथ उस समय के उपनिवेश के बारे में भी पता चलता है। आगे हम देख लेते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं उनके जो मूर्तियां हैं, देवालय तथा कुछ पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई थी, जिनसे हमें पता चलता है कि यहाँ के निवासी हिंदू थे, जो कि शिव, पार्वती, गणेश, नंदी आदि की पूजा करते थे। तो आप लोग ध्यान देंगे जो विदेशी स्मारक है, उनसे पता चलता है कि जो प्राचीन इतिहास में निवासी थे, हिंदू निवासी थे, वे शिव, पार्वती, गणेश आदि की पूजा करते थे। आगे इसी क्रम में हम देख लेते हैं, तिथि क्रम के अभाव के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन में कठिनाई उत्पन्न होती है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार प्राचीन भारत के लोग तिथि क्रम की अपेक्षा युग परंपरा को और घटनाओं की अपेक्षा विचारधाराओं को अधिक महत्व देते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक व्यक्तियों का स्थान सिद्धांत ले लेते हैं, इसीलिए केवल युग प्रवर्तन पुरुषों को ही संबंध में विशेष रूप प्राप्त होता है। भारतीय पुरातात्विक जो पुराऐतिहासिक पुरातत्व लेखक धर्मपाल अग्रवाल, पन्नालाल अग्रवाल का अध्ययन आप कर सकते हैं प्रशिक्षु के तौर पर। आगे हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, तथ्य है, उसको भी समझ लेते हैं, फिर आप आज की क्लास समाप्त हो जाएगी, जिसमें इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिससे मानव विभिन्न पक्षों, स्तरों, भूतकालिक घटनाओं के क्रमबद्ध वर्णन कर सकता है। जैसा कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था, इतिहास जो है वह जो घटनाएं हो चुकी है, उन घटनाओं के क्रमबद्ध वर्णन, विभिन्न पक्षों आदि का ज्ञान कराता है, जिसमें प्राक इतिहास के बारे में विशेष जानकारी हमें पुरातत्व से मिलता है, जिसे पुरातत्व कहते हैं। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत साधन कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने बताया था, अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक सामग्री, देशी एवं विदेशी लेखकों से हमें भारतीय इतिहास के स्रोत को हम जान सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, अनैतिहासिक ग्रंथ क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है, विदेशी विवरण और मुद्राओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसी तरीके से आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे, नोट भी कर लेंगे, अपने शब्दों में लिख लेंगे, तभी आप एग्जाम में इस तरीके से लिख पाएंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है। विद्वानों द्वारा दी गई 2 परिभाषाएं लिखिए, जैसे कि हमने आपको क्लास में विस्तार से चीज़ों को पढ़ाया और समझाया था। तो ये रहा आज की क्लास। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले एक नए पाठ को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।